डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आज एनवायरमेंटल इशू चैप्टर्स की मेन लाइंस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन्हें आप याद कीजिएगा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोल्यूशन इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। जिनके द्वारा ये चेंजेस होते हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको मार्क कर लीजिए आप। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। आपको मार्क क्या करना है इसमें से? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम भी है, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी देखते हैं। Smokestacks of thermal power plant, smelters and other industries release particulate and gases, air pollutant. Together with harmless gases such as nitrogen, oxygen, these pollutants must be separated or filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere. आप डायग्राम को मार्क करें। स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, और एक डायग्राम आ रहा है स्क्रबर का। ठीक है, स्क्रबर के डायग्राम को हम मार्क कर लें। डर्टी एयर कहाँ से एंटर कर रही है, पार्टिकुलेट मैटर कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, वाटर और लाइम स्प्रे हम किधर से स्क्रबर में भेज रहे हैं, और क्लीन एयर कहाँ से पास आउट हो रही है। स्क्रबर के बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। डिस्चार्ज कोरोना किसे लिखा है ये आप मार्क कर लें, और नेगेटिवली चार्ज वायर किसे लिखा है ये मार्क कर लें आप। ठीक है, एंड डस्ट पार्टिकल। कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड। नेक्स्ट, इस पे डायग्राम देखें आप। डायग्राम के बाद है देयर आर सेवरल वे ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव करता है लगभग 99% पार्टिकुलेट मैटर। जो थर्मल पावर प्लांट से एग्जॉस्ट निकल रहा है ना, उसमें से 99% पार्टिकुलेट मैटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं। It has electrode wires that are maintained at several thousand volt, which produce a corona, that release electron. These electrons attach to the dust particle, giving them a net negative charge. The collecting plates are grounded and attract the charged dust particle. और चार्ज डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो कलेक्टिंग प्लेट्स में जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। According to
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB particulate size 2.5 micrometer or less in diameter are responsible for causing the greatest harm to human health. अगर से छोटे पार्टिकल होते हैं तब वो एयर के द्वारा हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉज करते हैं. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना डेवलप हो जाता है. और जब लंग्स डैमेज हो जाते हैं ना तो डेथ भी प्रीमेच्योर हो जाती है. तो डेथ तो टाइम से पहले हो जाएगी. CPCB को मार्क कर लीजिएगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. CPCB नेक्स्ट. Automobiles are a major cause for atmospheric pollution, at least in the metro cities. नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाइए आप सीधे. जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसकी लास्ट लाइन देखिए. मोटर व्हीकल occupied with catalytic converter should be used unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst. तो इसी जो पहला पैराग्राफ है ना ऊपर उसमें एक लाइन देखिएगा थोड़ा सा. Catalytic converter having expensive metal, namely platinum, palladium and rhodium as the catalyst, are fit into the automobiles for reducing the emission of poisonous gases. ये कैटालिटिक कन्वर्टर याद कर लीजिए आप. कैटालिटिक कन्वर्टर कौन है? प्लेटिनम है और पैलेडियम है और रोडियम है. ठीक है. As exhaust passes through catalytic converter, unburned hydrocarbon are converted into the carbon dioxide and water. जब एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होता है तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में. और नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में. तो कैटालिटिक कन्वर्टर बना किसका होता है ये ध्यान रखिएगा. ये क्वेश्चन बहुत आता है पैलेडियम और रोडियम का. और अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए क्योंकि लेड जो है वो कैटालिस्ट को इनएक्टिव कर देता है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए आप. इन इंडिया द एयर, देखिए, इन इंडिया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम टू फोर्स इन 1981. केम इनटू फोर्स इन 1981 बट वाज अमेंडेड इन 1987. इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि एयर पोल्यूशन एक्ट बना कब था? 1981 में बना था. और इसमें अमेंडेंट कब हुए थे? 1987 में होते. और इसमें हमने किसको इंक्लूड कर दिया था? टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट. वन 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड by takeoff of a jet plane or rocket. नॉइस पोल्यूशन से ईयर ड्रम डैमेज होता है, एंजाइटी भी होती है. नॉइस आल्सो कॉज स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट बीट, ऑल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न एक्सेट्रा एंड स्ट्रेस कंडीशन में आ जाती है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. नॉइस पोल्यूशन को हम डेसिबल में मेज़र करते हैं.
नॉइस पोल्यूशन को डेसिबल में मेज़र किया जाता है। नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन मफलर यूज़ करते हैं। ग्रीन मफलर समझते हैं क्या चीज़ है? ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि जो रोड हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, इनके दोनों तरफ हम ग्रीन प्लांट लगाते हैं जो साउंड ब्रेकर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो साउंड को रोकते हैं। तो हाईवे या रोड के दोनों तरफ साउंड ब्रेकर प्लांट्स के लगाने को ग्रीन मफलर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। कंट्रोलिंग vehicular air pollution, a case study of Delhi. Delhi ranked 4th among the 41 most polluted cities of the world. PIL क्या होता है? Public Interest Litigations. नेक्स्ट लास्ट में देखिए आप, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिल्ली ने क्या किया कि ऑल द बसेज ऑफ दिल्लीज वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। CNG burn most efficiently, unlike petrol or diesel. CNG is cheaper than petrol or diesel. CNG पेट्रोल और डीजल से सस्ती होती है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया through a new auto fuel policy has laid out a road map to cut down the vehicular pollution in India cities। ठीक है, इसको मार्क कीजिए। जो न्यू ऑटो पॉलिसी लाई थी इंडियन गवर्नमेंट, वो किस लिए लाई थी कि सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट को पेट्रोल से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें इसको कम कर दिया जाए। किसको? सल्फ़र को और एरोमेटिक कंटेंट्स को। तो न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, उसका मेन एम क्या था? रिड्यूसिंग द सल्फ़र एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल। यूरो 3 देखें आप, यूरो 3 नॉर्म स्टिपुलेट दैट सल्फ़र बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट पर मिलियन इन डीजल and 150 ppm in petrol. Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel. Goal क्या है? The goal according to the roadmap is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol. सल्फर को कितना रिड्यूस कर दिया जाए? 50 ppm तक, and diesel, and bring down the लेवल टू 35%। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज सेकेंड विच इज इक्वलेंट टू द यूरो सेकेंड नॉर्म। टेबल में जी है, 4 व्हीलर भारत स्टेज 4th थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017। 3 व्हीलर में ये 1 अप्रैल 2017 तक था, और 2 व्हीलर में भी अप्रैल 2017। फर्स्ट 1 अप्रैल 2017 किसमें? 3 व्हीलर में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ए substantial fall in carbon dioxide and SO2 level has been found in Delhi between 1997 and 2005. Water pollution and its control. नेक्स्ट पेज पर आइए।
सबसे पहले इस डायग्राम को मार्क कीजिए। वाटर 99.9 और 0.1% क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज़ मिला दी और ये वाटर कैसा हो गया, पोल्यूटेड हो गया। सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलाने से भी, कोलाइडल मटेरियल मिलाने से भी और डिज़ोल्व मटेरियल मिलाने से भी वाटर इम्प्योर हो जाता है। डिज़ोल्व मटेरियल में क्या आते हैं, डिज़ोल्व मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम। कोलाइड मटेरियल में क्या आते हैं, फीकल मैटर आता है, बैक्टीरिया, क्लोथ एंड पेपर फाइबर। याद रखिएगा कोलाइडल में कौन आता है और डिज़ोल्व में कौन आता है। सस्पेंडेड में तो मालूम ही होगा आपको, सैंड, सिल्ट और क्ले। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर पोल्यूशन एक्ट कब बनाया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा है, इसको मार्क करना है। इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर। इसमें देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बीओडी, डीओ एंड बीओडी दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब सीवेज को छोड़ा गया था तो उस समय बीओडी ज़्यादा था, डीओ कम था। लेकिन जब वाटर क्लीन हो गया तो डीओ इंक्रीज़ हो गया और बीओडी डिक्रीज़ हो गया। देखिए जब सीवेज होता है ना, पानी पोल्यूटेड होता है, तो उस समय बीओडी ज़्यादा होता है और डीओ कम होता है। लेकिन जब वाटर क्लीन हो जाता है तो डीओ इंक्रीज़ हो जाता है और बीओडी कम हो जाता है। इसको मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, dissolved salt such as nitrates, phosphate and the nutrients and toxic metal and inorganic compound। आप सीधे इस पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी को अंडरलाइन कर लें। कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, बीओडी का पूरा नाम लिखें। नेक्स्ट, microbes involved in biodegradation of organic matter in receiving water body consume a lot of oxygen। इस पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in the receiving water body consume a lot of oxygen and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstreams from the point of sewage discharge। This cause mortality of fish and other aquatic creature। क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है जहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज किया जाता है तो उससे फिश में मोर्टेलिटी आ जाती है, फिश या अदर एक्वेटिक एनिमल्स में भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है ना, क्योंकि माइक्रोब्स ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। जब माइक्रोब्स ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं तो फिश को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आप, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर आल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, एल्गल ब्लूम अक्सर आता है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज amount of nutrients in water also cause excessive growth of planktonics free floating algae called as an algal bloom। और algal bloom से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, और यूट्रोफिकेशन जब हो जाता है तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, और यूट्रोफिकेशन होने पर फिश और जो अदर्स एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। वाटर हाइसेंथ या इकोनिया क्रैप्साइप्स
द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स, है ना, इसको आपको याद होगा। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वाटर हाइसेंथ को या इकोनिया को टेरर बंगाल कहा जाता है। ठीक है, ये यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज़ में ग्रो करते हैं, सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल की डेथ होने लगती है और पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। जब वाटर पोल्यूटेड होता है तो वाटर बॉर्न डिजीज़ भी तो डेवलप होंगी भाई। जब वाटर पोल्यूटेड हो गया तो वाटर बॉर्न डिजीज़ भी डेवलप होंगी, जैसे डिसेंट्री है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, कॉलरा है। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? क्लॉस्ट्राइडियम टाइफी से होता है। नेक्स्ट, अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट। ए फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? देखिए, बायोमैग्निफिकेशन ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिकेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल थ्रू फूड चेन कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन रिपोर्टेड इन टॉप कंज्यूमर। जब टॉक्सिकेंट फूड चेन के द्वारा इकोसिस्टम के सभी ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच जाते हैं और इनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है वो टॉप कंज्यूमर पे होता है, तो इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मिनीमेटा डिजीज़ जापान में बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू हुई थी। उसमें हुआ ये था कि मिनीमेटा बे है, उसमें एक इंडस्ट्रीज़ है ना अपना सीवेज या वेस्ट मटेरियल फेंक रही थी, उसमें मरकरी था। वो मरकरी आ गया मिनीमेटा बे में, और मिनीमेटा बे में उस मरकरी को प्रोड्यूसर ने कंज्यूम किया, प्रोड्यूसर से फिर वो फूड चेन के थ्रू सभी ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, और लास्ट में वो फिश में पहुंची और फिश को मैन ने खाया तो मरकरी ह्यूमन की बॉडी में आ गया, और जब मरकरी ह्यूमन की बॉडी में आया तो उसको मिनीमेटा डिजीज़ हुई, जिसमें फिंगर टेढ़ी होने लगती हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ टॉक्सिकेंट to the different trophic level of food chain to the different trophic level of ecosystem through the food chain। जब फूड चेन के द्वारा टॉक्सिकेंट का ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT, हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT disturb calcium metabolism in birds, which causes thinning of egg shell and their premature breaking। और बर्ड्स की पॉपुलेशन को ये DDT है ना बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा रिड्यूस कर देता है। साइड में डायग्राम है बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एन एक्वेटिक फूड चेन। इसको मार्क कर लें आप। देखिए, वाटर में जो फाइटोप्लैंक्टन थे वहाँ पे DDT का कंसंट्रेशन कितना था? 0.003 ppb है, m नहीं, ppb। pp क्या है? b। कितना है? 0.003। और जब जू प्लैंक्टन पहुँचता है तो एक ज़ीरो कम कर दें और एक नंबर बढ़ा दें तो 0.04 हो गया। देखिए जू प्लैंक्टन में। और जब जाते हैं
तब 4 से 5 कर दें, 1 ज़ीरो कम कर दें, ठीक है। और PPV की जगह हो जाएगा PPM, देखिए 0.003, 1 कम कर दीजिए, 0.0 हो गया, 3 का 4 कर दीजिए, ऊपर जाएंगे तो फिर 1 ज़ीरो कम कर दीजिए, 4 का 5 कर दीजिए। पहले में क्या है PPV, दूसरे में क्या है PPM, पार्ट पर मिलियन, फिर स्मॉल फिश से जाता है लार्ज फिश को DDT 2 ppm, और 2 और 5 दोनों मिला के लिख दीजिए 25 ppm हो गया। तो फिश ईटिंग बर्ड में DDT कितना है 25 ppm है, स्मॉल फिश में कितना था 0.5 ppm, यहाँ से लार्ज फिश में पहुँचा DDT 2 ppm, उसके बाद फिश ईटिंग बर्ड में पहुँचा DDT 25 ppm। नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन, Eutrophication is the natural aging of a lake by nutrient enrichment of its water। ठीक है, देखिए जब न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस है ना एक्वेटिक वाटर रिजर्वायर में पहुंचते हैं तभी यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस से है ना एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और पूरी वाटर सरफेस एल्गल ग्रोथ से कवर्ड हो जाती है, और जब एल्गल ग्रोथ से पूरी वाटर सरफेस कवर हो गई उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब एल्गल ब्लूम बन जाने पर सनलाइट वाटर रिजर्वायर में नहीं प्रवेश करती, ठीक है। जब एल्गल ब्लूम बन गया तो सनलाइट वाटर रिजर्वायर में इंटर नहीं कर पाती, तो वाटर रिजर्वायर में एफोटिक जोन डेवलप हो जाता है। एफोटिक जोन डेवलप हो जाने से फोटोसिंथेसिस नहीं होती, एक्वेटिक प्लांट फेल टू फोटोसिंथेसिस, एक्वेटिक प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो वाटर रिजर्वायर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी हो जाने पर एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते। जब एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते तो जितना भी वेस्ट है वो सब एक्युमुलेट होने लगता है, डेड बॉडीज़ ये सब डिटोरेशन प्रोसेस के द्वारा है ना, डिटोरेशन प्रोसेस द्वारा डिटोरेट होकर टॉक्सिक सब्सटेंस और गैसेस रिलीज़ करती हैं। उस टॉक्सिक सब्सटेंस गैसेस से एक्वेटिक प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन का मेन कॉज क्या है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन के द्वारा एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए जब नाइट्रोजन और फास्फोरस वाटर रिजर्वायर में पहुंचते हैं, होता है कि एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा वो फास्फोरस पहुंचता है वाटर रिजर्वायर में, नाइट्रोजन पहुंचते हैं वाटर रिजर्वायर में। फास्फोरस की प्रेजेंस में एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, पूरी वाटर सरफेस पर एल्गल ग्रोथ हो जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब सनलाइट है ना वाटर के अंदर इंटर नहीं कर पाती, जिससे वाटर रिजर्वायर के अंदर एफोटिक जोन डेवलप हो जाता है। एफोटिक जोन डेवलप होने पर है ना प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जो एक्वेटिक प्लांट हैं सबमर्ज्ड, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में है ना वाटर रिजर्वायर में ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो बीओडी इंक्रीज हो जाता है और एरोबिक माइक्रोब्स डिकम्पोज करना बंद कर देते हैं। जब डिकम्पोज
प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, ये डिटोरेट होने लगता है। और डिटोरेशन होने की वजह से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, टॉक्सिक कंपाउंड निकलते हैं, जो कि पूरे वाटर रिजर्वर में फैल जाते हैं और पूरा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। प्राइम कॉन्टिमिनेंट्स आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स विच एक्ट एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट। ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं ए केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इनिशिएटिव इज द टाउन ऑफ रकाटा। नेक्स्ट पेज पर आइए। देखिए हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, बाकी को हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। फोम, ए सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्श आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। फोम की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पेज पे देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देख लीजिए। ह्यूमन स्क्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू ए रिसोर्सेज। Human excreta can be recycled into a resource as a natural fertilizer, which reduce the need for chemical fertilizer. इकोसैन टॉयलेट कहाँ बनाएंगे? केरला में, श्रीलंका में। इसमें ह्यूमन स्कीटा को है ना नेचुरल फर्टिलाइज़र में हम चेंज कर देते हैं इकोसैन टॉयलेट में। सॉलिड स्टेट, सॉलिड वेस्ट में देखिए, सॉलिड वेस्ट रिफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश। इसमें सैनिटरी लैंडफिल्स वर adopted as the substitute for open burning dams. Next, all waste that we generate can be categorized into 3 types. इसको मार्क कर लीजिए आप। वेस्ट को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल, नंबर 2 रिसाइक्लेबल और नंबर 3 क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। Hospitals generate hazardous waste that contain disinfectant and other harmful chemicals and also pathogenic microorganisms. The use of incinerator is crucial to disposal of hospital waste. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए बस। E-waste या electronic waste, E-waste are buried in landfills or incinerated. E-waste डेवलप कंट्री में ज़्यादा, ठीक है, E-waste की प्रॉब्लम डेवलप कंट्री में ज़्यादा है। Metal like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered during the recycling process. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, recycling is the only solution
for the treatment of e-waste. Recycling is the only solution for the treatment of e-waste. Next, a case study of remedy for plastic waste. अहमद खान जो कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे थे। अहमद खान ने रोड बनाई थी प्लास्टिक वेस्ट से। अहमद खान proved that blends of polyblend and bitumen when used to lay roads. बिटुमेन में वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है। बिटुमेन में वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, अहमद खान ने 2002 में 40 किलोमीटर रोड बनाई थी। पॉलीब्लेंड और बिटुमेन को याद रखिएगा। बिटुमेन क्या है? वाटर रिपेलेंट। पॉलीब्लेंड क्या है? प्लास्टिक का ही पाउडर है पॉलीब्लेंड। नेक्स्ट, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स। एग्रोकेमिकल में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह आते हैं, फंजीसाइड, एल्बिसाइड सब आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसे मार्क करना आपको। केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। रमेश चंद डागर, ए फार्मर इन सोनीपत, हरियाणा, इज डूइंग जस्ट दिस। इन्होंने ज़ीरो वेस्ट टेक्निक डेवलप की थी। ही इंक्लूड बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिटिंग एंड एग्रीकल्चर इन ए चेन ऑफ प्रोसेसेस। वी सपोर्ट ईच अदर। ये इकोनॉमिकली वैल्यू भी रखते थे। नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप एज कैटल एक्सक्रीटा, dung are used as a manure. Crop waste is used to create compost. Which can be used as a natural fertilizer or can be used to generate natural gas for satisfying the energy need of the farm. Dagar has created the Haryana Kisan Welfare Club. लगभग 5000 फार्मर्स के मेंबर हैं। रेडियोएक्टिव वेस्ट। रेडियोएक्टिव वेस्ट में मार्क करें। फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज कहाँ होता है इसका? चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल इंसिडेंट, ठीक है, चेरनोबिल इंसिडेंट। फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था चेरनोबिल इंसिडेंट में। देखिए, जितना भी रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है उसे 500 मीटर गहराई में ला के दबा देना चाहिए। जितना भी रेडियोएक्टिव वेस्ट है उसे ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर 500 मीटर डीप में दबा देना चाहिए, क्योंकि रेडियोएक्टिव वेस्ट से कैंसर वगैरह हो जाता है ना। रेडियोएक्टिव वेस्ट से कैंसर वगैरह होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर।
ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पेज पर आइए, अब आप डायग्राम देखिए ग्रीन हाउस का। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेव, ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। देखिए ऐसा होता है कि दो तरह की वेव्स आ रही होती हैं, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। तो शॉर्ट वेव तो ग्रीन हाउस गैसेस से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दोबारा से वो अर्थ सरफेस पर री एमिट होती हैं, जिससे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए शॉर्ट वेव तो बाहर निकल जाती हैं, है ना, जैसे शॉर्ट वेव आई, शॉर्ट वेव तो बाहर निकल गई, लेकिन लॉन्ग वेव वापस आती है। मैंने लॉन्ग वेव बनाई, ये वापस आ गई वापस, है ना। तो लॉन्ग वेव जो है वो वापस अर्थ सरफेस पे लौट कर आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट वेव तो ग्रीन हाउस गैसेस को पेनिट्रेट करके निकल जाती हैं, लॉन्ग वेव या इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करके दोबारा से री इमिट करती हैं अर्थ सरफेस पे, जिससे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। डायग्राम में ग्रीन हाउस गैसेस का कंपोजिशन देखिए आप। कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, 20% मैथेन है, CFC 14%, N2O 6% है। नेक्स्ट, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हो तो टेम्परेचर लगातार कम होता चला जाएगा, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो आज अर्थ का टेम्परेचर -18 होता। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा ही टेम्परेचर आज अर्थ का कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो ना, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट ना हो ना, तो शायद अर्थ पे लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो लगातार कम हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, तो टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेंटीग्रेड। Clouds and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of it, but almost half of incoming solar radiation falls on Earth's surface, heating it. नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। नेक्स्ट पैराग्राफ पर, लास्ट वाले में, increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of earth, leading to global warming. ग्लोबल वार्मिंग से पिछली सेंचुरी में लगभग अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर गया है। नेक्स्ट पेज पर जाइए। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस के ब्लैंकेट से शॉर्ट वेव तो पास हो जाती हैं, लॉन्ग वेव्स इंफ्रारेड रेडिएशन वापस लौट के आता है, जिससे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर राइज करता है। और अर्थ सरफेस के टेम्परेचर के राइज करने पर क्लाइमेट भी वार्म हो जाता है। क्लाइमेट के वार्म हो जाने को एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे हम अल नाइनो इफ़ेक्ट कहते हैं। और जब अल नाइनो इफ़ेक्ट होता है तो पोलर आइस कैप मेल्ट करने लगते हैं, हिमालय के ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगते हैं, रिवर का वाटर लेवल बढ़ जाता है, सी का वाटर लेवल बढ़ जाता है। और जब सी का वाटर लेवल बढ़ता है ना, तो कोस्टल एरिया सबमर्ज कर जाते हैं। मार्क करें, टेम्परेचर के राइज करने पर एनवायरनमेंट में डिलीटेरियस चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट वार्म हो जाता है, क्लाइमेट में ऑड चेंजेस होते हैं, जिसे हम अल नाइनो इफेक्ट कहते हैं। अल नाइनो इफेक्ट होने से पोलर आइस मेल्ट करने लगते हैं, हिमालय के स्नो कैप मेल्ट करने लगते हैं, सी लेवल राइज कर जाता है और कोस्टल एरिया सबमर्ज कर जाते हैं।
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को बैन कर देना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए, ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ को भी रोकना चाहिए, पोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बैन कर देना चाहिए, फॉसिल फ्यूल को जब ज़रूरत हो तब यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए आप, ओजोन डिप्लीशन। बैड ओजोन कब कहते हैं? बैड ओजोन तब कहते हैं जब ओजोन ट्रोपोस्फीयर में आ जाती है। जब ओजोन ट्रोपोस्फीयर में एंटर कर जाती है तो उसे बैड ओजोन कहते हैं, और गुड ओजोन उसे कहते हैं जब ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है तो उसे कहते हैं गुड ओजोन। अल्ट्रावायलेट रेज है ना, लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए हाईली हार्मफुल है। ये डीएनए को भी डैमेज करती हैं और लिविंग ऑर्गेनिम्स के प्रोटीन को भी डैमेज करती हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस को डॉप्सन यूनिट में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC से क्लोराइड एटम निकलते हैं और क्लोराइड एटम जो है ओजोन को डिप्लीट करता है। एक क्लोराइड एटम है ना ओजोन के कई मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड कर सकता है। क्लोरीन ओजोन को डिग्रेड करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करती है। क्लोराइड एटम आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन की कंटिन्यू एक चेन के फॉर्म में चलती रहती है और ओजोन का डिप्लीशन कंटिन्यू बना रहता है। तो CFC को कहते हैं हम ओजोन ईटर भी कह सकते हैं। इसी तरह से एथाइल ब्रोमाइड भी ओजोन ईटर है। इन्हें हम ओजोन स्कैवेंजर भी कह सकते हैं। ये ओजोन को स्कैवेंजर ही है ओजोन के। ओजोन होल कहाँ बना है? अंटार्कटिका में बना है। अंटार्कटिका रीजन में ओजोन होल अपीयर हुआ था। ओजोन होल नहीं बना ऐसे, वहाँ पे ओजोन लेयर थिन हो गई है। ओजोन लेयर के थिन होने को ही हम ओजोन होल कहते हैं। अल्ट्रावायलेट बी सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये DNA को डैमेज करती है, म्यूटेशन करती है, स्किन में कैंसर कॉज करती है। ह्यूमन आइज में कॉर्निया एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन और जिससे कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्नो ब्लाइंडनेस होती है, कॉर्निया परमानेंट डैमेज भी हो सकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन रोकने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। 1987 में इसको साइन किया गया था और इफेक्टिव हुई थी 1989 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन है ना, ओजोन डिप्लीशन को रोकती है। मतलब उन सभी सब्सटेंस को बैन कर देना चाहिए जिससे कि CFC रिलीज होती है। ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस।
नेक्स्ट आ जाइए, डिफॉरेस्टेशन। देखिए लास्ट पैराग्राफ में आइए आप, ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल में 40% फॉरेस्ट डिप्लीट हो गया और टेम्परेट रीजन में 1%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पर आ जाइए। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% of the land of India. By the end of century, it shrunk to 21.54%. 30% कितना हो गया, 21.5% हो गया लगभग। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट होना चाहिए प्लेन एरिया में और 67% फॉरेस्ट होना चाहिए हिल एरिया में। नेक्स्ट है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको कॉमनली झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन, और ये मेथड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया का, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। फार्मर क्रॉप को काटने के बाद जो उसका रिमेंस रहता है, क्रॉप रिमेंस रहता है फील्ड में, उसको ये जला देते हैं। ठीक है, और ऐश को यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो झूम कल्टीवेशन क्या करते हैं कि जो क्रॉप होती है, जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है, रिमेंस होता है, उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद जो ऐश बचती है उस ऐश को सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ पर रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए। इन 1731 में जोधपुर के किंग ने ना अमृता देवी को इसलिए किल कर दिया था, इसलिए उसे मार दिया था कि उसे वहाँ पे खेजड़ी ट्रीज़ को काटना था। तो अमृता देवी ने खेजड़ी ट्रीज़ को काटने नहीं दिया था, जो कि बिश्नोई सोसाइटी को बिलोंग करती थी। तो किंग ने क्या किया था, अमृता देवी को किल कर दिया था और खेजड़ी ट्रीज़ को उन्होंने काटा था। ठीक है, इसी को हम आगे चल के चिपको मूवमेंट का नाम दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। 1974 में चिपको मूवमेंट लॉन्च किया था किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। इंडियन गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, है ना, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड अमृता देवी के सम्मान में दिया जाता है, और इसका मेन एम होता है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन में भाग लेते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालय इन 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट से फ्रूट, गम्स, रबर, मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। चिपको मूवमेंट का एम क्या है, 5F। इस 5F हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। पहला F क्या है, फूड, दूसरा F है फोडर, तीसरा F है फाइबर, फिर है फोर्थ F फर्टिलाइज़र, और फिर है फिफ्थ F फ्यूल। तो फूड, फोडर, फाइबर, फर्टिलाइज़र एंड फ्यूल। 5F का सोर्स कौन है, फॉरेस्ट। चिपको मूवमेंट किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1974 में शुरू किया था।
समरी में आ जाइए अब। समरी में कोई पॉइंट खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बैड ओजोन गुड ओजोन आप जानते ही हैं, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फास्फोरस 32 एमिट, फास्फोरस 32 एमिट्स। पहला ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है बीटा पार्टिकल्स, तीसरा है गामा पार्टिकल, फिर एक्स रेज। तो फास्फोरस 32 से बीटा पार्टिकल रिलीज होते हैं, है ना, बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू द पोल्यूशन ऑफ, इसका तो आंसर पता ही होगा आप, एयर। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिश इज मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, फिर सुने, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिश इज मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। यूट्रोफिकेशन जब हुआ, फिश मर गई, किसकी वजह से मर गई? ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन कम हो गई थी ना। तो डिज़ोल्व हाइड्रोजन आंसर होगा? नहीं होगा। मिनरल साल्ट नहीं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डिज़ोल्व ऑक्सीजन। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बाई approx. The toxic effect of carbon monoxide is due to greater affinity for hemoglobin as compared to oxygen by लगभग 200 टाइम्स, लगभग 200 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मोल्टिंग ऑफ टीथ, बाय मोटलिंग ऑफ टीथ, ए डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मोटलिंग of teeth is due to presence of a certain chemical element in drinking water। वो एलिमेंट कौन सा है? आपका आंसर सही है, फ्लोरीन। In 2002 AD, according to research, the concentration of CFC reached to, कितना कंसंट्रेशन पहुंच गया इसका? 261 पीपीटी, 261 पीपीटी। हीट आइलैंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू, हीट आइलैंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू। पहला ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएटिव पोल्यूशन। तो क्या होगा इसका आंसर? एयर पोल्यूशन। Melanin pigment protect from which of the following radiation? Melanin pigment protect from which of the following radiation? क्या होगा इसका आंसर? अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। एक आधा क्वेश्चन और कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, बहुत सिंपल है। यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है ना, नाइट्रेट एंड फास्फेट। एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पोल्यूशन आर, एसिड रेन है, स्मॉग है, बोथ या नन। एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पोल्यूशन आर, है ना, किसका एग्जाम्पल पूछा उन्होंने? रीजनल पोल्यूशन का एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। मतलब एसिड रेन है या स्मॉग है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ बीओडी इन वाटर लीड्स टू, इंक्रीज ऑफ बीओडी इन वाटर लीड्स टू। पहला है इंक्रीज इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, दूसरा है डिक्रीज इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो इंक्रीज बीओडी इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जब वाटर में
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो BOD इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल वाज endorsed at ENDORSED at पहला है COP4, COP3, COP5, COP6। क्या इसका आंसर है? COP3। यूट्रोफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन, यूट्रोफिकेशन कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? सैलाइन सॉइल में, डिजर्ट में, फ्रेश वाटर लेक में या एग्रीकल्चर फील्ड में? हाँ, तो इसका आंसर क्या है? फ्रेश वाटर लेक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच? देखते हैं क्या मिसमैच है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बायोमास बर्निंग, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोलर एनर्जी हमको मैच कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ये भी ठीक है। सोलर एनर्जी से क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? और चौथा ऑप्शन दिया है न्यूक्लियर पावर, और उसको जोड़ा है इन्होंने रेडियो एक्टिव वेस्ट से, ये तो सही है। तो सोलर एनर्जी और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये मिसमैच है। सोलर एनर्जी और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? मिसमैच है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस से, है ना, याद आ गया, ग्रीन हाउस गैसेस से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन तो यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन था पहला। ओजोन भी यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। और क्लोरेमीन भी यूज़ कर सकते हैं। फिनाइल चौथा ऑप्शन है, लेकिन ये यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो गया? फिनाइल। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर आर एब्जॉर्ब बाई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर आर एब्जॉर्ब बाई, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं ओजोन। BOD ऑफ एन यूट्रोफाइट लेक्स विल बी, क्या होगा? हाई, ठीक है। BOD may not be good index for pollution, BOD may not be good index for pollution for water bodies receiving influence from, है ना, वाटर बॉडीज रिसीविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम। पहला ऑप्शन है शुगर इंडस्ट्री, दूसरा डोमेस्टिक सीवेज, तीसरा डेयरी इंडस्ट्री, चौथा है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो क्या इसका आंसर होगा? गुड इंडेक्स फॉर पोल्यूशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम, है ना, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड्स the harmful effect of particulate matter of the size 2.5 micron meter or less? पहला है it can cause respiratory problem, दूसरा it can directly enter into our circulatory system, it can cause inflammation and damage to the lungs। क्वेश्चन ये था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोन मीटर और लेस। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछा नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट है। इट कैन डायरेक्टली इंटर इनटू अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं, ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। तो दूसरा आंसर सही हो गया, इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमें बताना है नॉट करेक्ट। तीसरा ऑप्शन था इट कैन कॉज इन्फ्लेमेटरी एंड डैमेज टू द लंग्स, सही है। इट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट कौन सा हो गया? इनकरेक्ट। इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये रॉन्ग है। The component of a living cell affected by the pollutant SO2, the component of living cell affected by the pollutant SO2 is, तो इसका आंसर है all cell membrane system, all cell membrane system। नेक्स्ट क्वेश्चन है acid rain is caused by, acid rain is caused by or a recent report of acid rain in some
industrial cities are due to the effect of atmospheric pollution by, देखिए इसमें ऑप्शन है एक्सेसिव रिलीज ऑफ NH3 बाई इंडस्ट्रियल प्लांट एंड कोल गैस, ये गलत है। अगला ऑप्शन है एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर बाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोक, चारकोल एंड अदर कार्बोनेशियस फ्यूल in paucity of oxygen, ठीक है, कार्बोनेशियस फ्यूल इन paucity of oxygen, ये भी है ना, ये भी सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाई और recent report of acid rain in some industrial cities are due to the effect of atmospheric pollution by, तो इसका आंसर है एक्सेसिव रिलीज ऑफ NO2 एंड SO2 इन एटमॉस्फेयर बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग मेरी मेहनत को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।